हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7th एंड 8th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे से। इसके बाद बाकी सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि हम आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं एक बुक, जिसमें आपको पिछले 5 साल के PYQs देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। मतलब CGL के क्वेश्चन होंगे 2022 के, 2021, 20, 19 एंड 18। फिर CGL के अलावा CHSL, MTS, JEE और CPO के क्वेश्चन होंगे। तो 5 साल के SSC के जो भी पेपर हुए हैं टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज आपको उसमें मिलेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप पूरे 5 साल के पेपर एक ही जगह में लेकर उसे रिवाइज कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम को तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी वो बुक आप लोगों के लिए लॉन्च हो जाएगी और बुक आपको अवेलेबल होगी perchamclasses.in हमारी वेबसाइट पे। ओके है। सो अगर आज की क्लास का PDF आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का CA। सबसे फर्स्ट नंबर पे है 7th ऑफ अगस्त। 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे। तो नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 7th ऑफ अगस्त को अगर आप देखेंगे 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। और स्वदेशी मूवमेंट में क्या था? स्वदेशी मूवमेंट में यही था ना कि देसी जो वस्तुएं हैं, जो हमारे भारत के गुड्स हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना है और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बाइकआउट करना है। तो स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 7th ऑफ अगस्त 1905 को। इसलिए नेशनल हैंडलूम डे हम 7th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहली बार हमने नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया? तो 2015 में हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए अब थोड़ी सी और बातें करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया था लगभग 3000 हैंडलूम वर्कर्स ने, वीवर्स ने एंड आर्टिस्ट ने, और MSME सेक्टर्स के लोगों ने इस पूरे के पूरे सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने का काम किया था। ठीक है। दिस ईयर हम 9th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है एक पोर्टल, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश। इसकी मदद से जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, हमारे जो इंडिया के हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी एक वैल्यू मिलेगी और मार्केट प्लेस में ये अवेलेबल हो जाएंगे। इस पूरे एप्लीकेशन को डिजाइन करने का काम, डेवलप करने का काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मतलब निफ्ट ने किया है। ठीक है। इसका गोल क्या है? टू पे ट्रिब्यूट द ह्यूज handloom community in the country for their contribution to carrying on the traditional heritage and ensuring financial stability। तो जैसे कि मैंने कहा 7th ऑफ अगस्त 2015 में हमने पहली बार नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया था। 7th ऑफ अगस्त को ही स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। अच्छा, 7 अगस्त को एक और बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट हुआ था, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर 7 अगस्त को जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए 7th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल जेवलिन डे। तो नेशनल जेवलिन डे भी हम 7th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल हासिल हुआ था ओलंपिक्स में, राइट। तो ऑन 7th ऑफ अगस्त इस दिन क्या हुआ था? इंडियन एथलीट है जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्हें जेवलिन थ्रो में मतलब भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल हुआ था और इस सेकेंड इंडियन बन गए थे इंडिविजुअल कैटेगरी में जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 87.58 मीटर का था। इस साल हमारी कंट्री 3rd जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट कर रही है, मतलब ये तीसरे नंबर का जेवलिन थ्रो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये दिन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब 7th ऑफ अगस्त को डेथ एनिवर्सरी भी होती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर ये वही पर्सन है जिनकी रचना 1915 में 1915 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में पाने वाले ये पहले नॉन यूरोपियन पोएट थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके अलावा 1915 में यहाँ पे आप देखेंगे 1915 में इन्हें नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया था, बट 1919 में जो जलियांवाला बाग मस्कर होता है तब इन्होंने नाइटहुड के टाइटल को दे दिया था वापस।
महात्मा गांधी को जो महात्मा का टाइटल दिया है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे पोएट, एक ऐसे लिटरेचर इन्होंने रचा है कि ये दो कंट्री के इन्होंने नेशनल सॉन्ग्स को लिखा। एक जनगण मन है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। ही वॉन इट फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, अ कलेक्शन ऑफ पोएम इन 1913। तो 1913 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। 1915 में नाइटहुड का टाइटल दिया था और 1919 में इन्होंने नाइटहुड के टाइटल को वापस कर दिया था क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था। अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पूरी बायोपिक पढ़ना चाहते हैं, इनकी बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए रखी है जिसमें मैंने इंडिया के हीरोज के बारे में बताया हुआ है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और न्यूज़ के बारे में। सबसे पहला है 132 नंबर का डूरेंट कप। तो डूरेंट कप एक फुटबॉल कप है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है 132 डूरंड कप इन असम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आपको दिख रहे हैं। और डूरंड कप की शुरुआत हो रही है असम में, जो कि एक फुटबॉल कॉम्पिटिशन है। पहली बार असमी सिटीज या फिर असम में इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा है। इस पूरे मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय द इंडियन आर्मी, एसोसिएशन विद असम गवर्नमेंट एंड बोडो टेरिटोरियल रीजन। तो बोडो टेरिटोरियल रीजन, असम गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी की मदद से इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। अच्छा, ये जो पूरी सेरेमनी हो रही है इसमें मतलब जो हमारा डूरंड कप हो रहा है ना, इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश की टीम भी शामिल होंगी, इंडियन आर्म फोर्स की टीम भी यहाँ पे शामिल होंगी और 3 अलग अलग लोकेशंस पे ये मैचेस खेले जाएंगे। पहला जो ओपनिंग मैच है वो बोडोलैंड फुटबॉल क्लब और राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच में हो रहा है। तो डूरंड कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। 132वें नंबर का एडिशन कहाँ हो रहा है? आसाम में हो रहा है। इसकी शुरुआत आसाम में की है और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है बाय द आसाम गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी एंड बोडो टेरिटोरियल रीजन। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ पर्सन्स के बारे में। सबसे पहले हैं तेलंगाना के फोक सिंगर गद्दार पास्ड अवे। इनको गद्दार या गद्दार के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इनका जो स्टेज नेम अगर आप बोलेंगे तो स्टेज नेम है इनका गुम्माड़ी विट्ठल राव के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये बेसिकली इन्होंने कई सारे गाने गाए हैं, कई सारे फोक म्यूजिक को दिया है, जिसके लिए इन्हें 2011 में नंदी अवार्ड भी दिया गया था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जय बोलो तेलंगाना के लिए। ठीक है, इन्होंने एक छोटा सा फाउंडेशन भी बनाया था, एक छोटा सा कह सकते हैं कि आर्ट वर्क भी किया है इनका, जन नृत्य मंडली। ये दिल्ली बेस्ड एक मंडली है, थिएटर कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पीपल्स मूवमेंट इन द कंबाइंड आंध्र प्रदेश में रहा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इन एक्टर के बारे में। इनका नाम है मृणाल ठाकुर। इन्हें डाइवर्सिटी सिनेमा अवार्ड दिया गया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में हो रहा था 2023 का। तो डाइवर्सिटी इन सिनेमा के लिए मृणाल ठाकुर को ये अवार्ड दिया है क्योंकि इन्होंने कई सारी लैंग्वेज में अलग अलग डाइवर्स रोल में अदाकारी की है, मतलब मूवीज़ की हैं, सिनेमा में काम किया है। और इनको जो फेम मिला है वो तेलुगु फिल्म सीतारमन से यहाँ पे इनको ये डिफरेंट फेम मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। सो तमिलनाडु वॉन वेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। तो लगातार आप देखेंगे 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 6वीं बार यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिल रहा है फॉर ऑर्गन एंड द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। ये अवार्ड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा दिया गया है। कहाँ पर? 13 इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे फंक्शन जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था। तमिलनाडु जो है उसने तमिलनाडु में 1705 पीपल्स ने ऑर्गन्स को डोनेट किया है और लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, द स्टेट वाज रैंक नंबर 1 फॉर द 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर फ्रॉम द 2015 टू 2020। ओके, तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेट करना और उनका ट्रांसप्लांट कराने का काम कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु ने टॉप किया है 13 इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पे। ये फंक्शन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुआ था। अवार्ड किसे दिया है? तमिलनाडु की गवर्नमेंट को दिया गया है। और किसने दिया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने बजट पे। अभी का बजट नहीं, हम बात करेंगे यूनियन बजट 2020-21 के बारे में।
इस यूनियन बजट में कहा गया था कि हम अपनी 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको आइकॉनिक साइट्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उनको एक आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप करेंगे, जिसके लिए फंडिंग भी अलॉट की गई थी इन द यूनियन बजट 2020 एंड 21। ठीक है, और उन 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में एक साइट थी अदीचनलूर। तो अदीचनलूर जो साइट है वो वन ऑफ द 5 आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे डेवलप करने की बात की गई थी एज अ आइकॉनिक साइट। हम इसी साइट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो निर्मला सीतारमन लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अदियाचनलूर म्यूजियम। तो अदियाचनलूर म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के द्वारा रखा गया है तमिलनाडु में। बेसिकली जो साउथ इंडिया का कल्चर है और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको रिवाइव करने का काम किया जा रहा है और बताया जाएगा केवल और केवल एकमात्र ऐसी लिमिटेड साइट नहीं है तमिलनाडु के एरिया में या साउथ इंडिया में। कई सारे ऐसे एविडेंस हैं या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर को और हिस्ट्री को बताती हैं, इसलिए इस म्यूजियम को तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम राइनो के बारे में, गेंडा के बारे में। ओके, तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि राइनो टास्क फोर्स बनाएगी फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ द राइनो कंजर्वेशन स्कीम। तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गेंडा संरक्षण योजना को फिर से कराने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और ये टास्क फोर्स जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में काम करेगी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। यहाँ पर ये टास्क फोर्स जो है वो 2 ईयर्स तक काम करने वाली है। द बिहार गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट राइनो task force for the suggesting measure for the reintroduction of the rhino conservation scheme in the Valmiki Tiger Reserve in the West Champaran district। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे राइनो की पॉपुलेशन को रिवाइव करने की बात की जा रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि केवल और केवल एकमात्र राइनो, केवल 1 राइनो ही बचा हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और 14 जो है वो पटना के डिफरेंट जूज में, आपको जू में जो है वो राइनो देखने को मिलेंगे। इसलिए राइनो टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि अपने कुछ मेजर्स बनाएगी और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाएगी, किस तरीके से हम राइनो को उनकी पॉपुलेशन को ग्रोथ कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और इनका री इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। ओके है, इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनो। इंडिया के पास सबसे अधिक मात्रा में वन हॉर्न राइनो मतलब एक सींग वाला गेंडा है। 75% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के जो राइनो है वो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं और इन 75% में से भी 93% जो आपको सिंगल हॉर्न राइनो देखने को मिलेंगे वो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द राइनो population at the bearing area in the वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाय द 5% इन द नेक्स्ट 2 ईयर। तो आने वाले 2 सालों में 5% एरिया को इंक्रीज किया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने बताया ये हमारी कंट्री का 18th नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसे 1990 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में आपको देखने को मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज द ओनली नेशनल पार्क इन द बिहार रिसेंटली रिकॉर्डेड 75% इंक्रीज इन द टाइगर नंबर। अगर हम बात करें 2018 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 31 टाइगर्स थे, वहीं 2022 में 54 टाइगर रजिस्टर हुए हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो रिसेंटली RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन पार्टनर दोनों मिलकर बिल्ड करने वाले हैं 120 वंदे भारत ट्रेन और एक ट्रेन की जो कॉस्ट होगी वो 120 करोड़ रुपीस होगी एक ट्रेन की कॉस्ट। तो यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर हुआ है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन कंपनी के बीच में और ये दोनों मिलकर 120 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेंगे फॉर द इंडियन रेलवे और एक ट्रेन की जो कॉस्ट होगी वो 120 करोड़ रुपीस होगी पर ट्रेन की कॉस्ट, जिसमें RVNL का जो शेयर होगा वो 69% होगा, रशियन कंपनी का जो शेयर होगा वो आपका 26% होगा और 5% जो शेयर होगा वो थर्ड पार्टनर लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का होगा। ब्लू एंड व्हाइट ट्रेन जो कोचेज हैं विद AC इनको मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रेल फैक्ट्री महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत नेट के बारे में। तो भारत नेट वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है रिमोट एरियाज को कवर करना और हर एक गांव तक, ग्राम पंचायत तक 5G की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना इसका मकसद है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेज मैनर में भारत नेट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की है और इसके लिए 1.39 लाख करोड़ रुपीस का बजट भी दिया है। सो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 1.39 लाख करोड़ रुपीस ऑफ बजट फॉर द भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है लास्ट माइल कनेक्टिविटी अक्रॉस 6.4 लाख विलेजेस इन द कंट्री। 6.4 लाख गांव तक 5G की कनेक्टिविटी और इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना इसका मकसद है।
ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट है जिसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा और 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री उन तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए 5.39 करोड़ रुपीस का बजट भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने का काम कौन करने वाला है? तो पूरे प्रोजेक्ट को रन करने का काम यहाँ पे काम दिया गया है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ने। इसको लॉन्च किया था 2011 में, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया था भारत नेट प्रोजेक्ट इन 2015। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है और डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसको पूरा करना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत जो है, इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, इसलिए हम जो है अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा और टफ कर रहे हैं। हम जो टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ के इंपोर्ट करने पे, उसको हम टफ कर रहे हैं, क्योंकि जिससे अगर बाहर से आने वाली चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो भारत के लोग जो हैं वो भारत में बनी हुई चीज़ों को खरीदना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि भारत के पास कैपेसिटी है कि भारत आईटी हार्डवेयर के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काम कर सकती है। हमारे देश की कैपेसिटी भी है और हमारी कैपेबिलिटी भी है, इसलिए PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव 2.0 लॉन्च किया गया था आईटी हार्डवेयर के लिए। इसका मकसद यही है कि भारत जो जितना भी इंपोर्ट करता है आईटी हार्डवेयर का, उसका मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भारत में हो सकती है, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम भारत की चीज़ों को ही उपयोग करें। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड to lead to the total production of nearly 3,29,000 crore rupees worth of IT hardware and create 75,000 additional job in the 5 to 6 years। इसलिए यहाँ पे PLI स्कीम 2.0 लॉन्च की गई है फॉर द IT हार्डवेयर। अब हम भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इंपोर्ट जो हम लेते हैं दूसरी कंट्रियों से, जो हम आयात करते हैं, उस पर हमें हैवी टैक्स इंपोज करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे बोल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर आप लैपटॉप, किसी पर्सनल कंप्यूटर को, अगर आप टैबलेट्स को इंपोर्ट करते हैं किसी अदर कंट्री से, तो आपको एक वैलिड लाइसेंस की जरूरत होगी 1 नवंबर से। तो वैलिड लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर टू बी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैलिड लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द 1 नवंबर 2023। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि हम किसी भी आईटी प्रोडक्ट के लिए, आईटी हार्डवेयर के लिए हम कोई बैन नहीं लगा रहे हैं, बस आपको एक वैलिड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वैलिड लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल की मदद से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे GSET 24 के बारे में। अगर आप लोग लगातार अप्रोक्सीमेट 1 ईयर से 2 ईयर से मेरे CA को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग ने GSET 24 के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, ये GSET क्या है? GSET 24 जो सैटेलाइट है उसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया था जून 2022 में। जून 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। किस लिए? टाटा प्ले DTH रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। टाटा प्ले के लिए बेसिकली कमर्शियल सैटेलाइट है जो टाटा प्ले के लिए काम करता है। GSET 24 को लॉन्च किया गया था बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा और बेसिकली एक कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको 2019 में सेटअप किया गया था। और इसका मकसद है कि हाई टेक्नोलॉजी, जो स्पेस सेक्टर में हमें हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है इंडिया में, उसको ये फुलफिल कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाटा प्ले सेट टू एक्सपांड बैंडविड्थ विद एक्सक्लूसिव कैपेसिटी ऑन GSET 24। अब यहाँ पे टाटा प्ले चाहता है कि हम और ज़्यादा चैनल को ब्रॉडकास्ट कराएं, हमारी जो पिक्चर क्वालिटी हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अपनी पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने और ज़्यादा चैनल्स को ऑफर करने के लिए, अपनी सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए टाटा प्ले यहाँ पे चाहता है कि वो अपनी बैंडविड्थ को और भी ज़्यादा एक्सपांड करे। सो डायरेक्ट टू होम मतलब DTH कंपनी टाटा प्ले, जिसको हम टाटा स्काई के नाम से जानते हैं, वो प्लान कर रहा है टू इंक्रीज द बैंडविड्थ कैपेसिटी बाय द 50% बाय एडिंग 24 न्यू KU बैंड ट्रांसपॉन्डर ऑन द GSET 24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो GSET 24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसका है, किसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, किसने डिजाइन किया है या कब लॉन्च किया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो ट्रांसफर सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट फर्म। तो इसरो, अब ये वही पहल है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में
प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनका पार्टिसिपेशन हो स्पेस सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और उसी के अंतर्गत ये पहला इनिशिएटिव आप देख सकते हैं। तो इसरो ने ट्रांसफर किया है अपना सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी टू अ प्राइवेट कंपनी, टू अ प्राइवेट फर्म, और उस प्राइवेट फर्म का नाम है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है। अब ये क्या पूरी पिक्चर है, आइए हम बात करते हैं। तो ये जो IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी है, इसको UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया था। बेसिकली एक स्मॉल सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है। ये 100 kg तक का होता है और 30 kg तक के पेलोड को कैरी करने में कैपेबल होता है। तो जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं इमेजिंग के लिए या फिर ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए, तो उन छोटे छोटे सैटेलाइट को इसके जरिए, इस पूरे बस टेक्नोलॉजी के जरिए भेजा जाता है स्पेस में। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी रिसर्च को, अपनी R&D को बूस्ट करना चाहते हैं, उनको भी छोटे छोटे सैटेलाइट को भेजने की जरूरत है स्पेस में। इसलिए इसरो ने प्राइवेट फर्म अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी को जो है वो ट्रांसफर किया है। द ट्रांसफर वॉज facilitated by the ISRO commercial arm New Space India Limited through an agreement. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे निराक्षी के बारे में। ये है निराक्षी, ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है निराक्षी। ठीक है। ये क्या है, एक अंडर वाटर व्हीकल है फॉर द माइन डिटेक्शन। तो अगर पूछा जाए निराक्षी क्या है, तो आप बताना एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि पानी में जाके माइंस को डिटेक्ट करता है। ये निराक्षी का मीनिंग है आइज इन द वाटर। आइज इन द वाटर इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली अभी इसे इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इसे पहले टेस्टिंग करेंगे, फिर कमर्शियल लॉन्चिंग इसकी की जाएगी। निराक्षी को तैयार किसने किया है, तो निराक्षी को तैयार किया है GRSE, कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स एंड MSME एंटिटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निराक्षी को तैयार किया गया है। जिसका फंक्शनिंग क्या होगा, इट कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम द माइन डिटेक्शन टू द माइन डिस्पोजल टू द अंडर वाटर सर्वे। ये लगभग 2.5 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल आप देख सकते हैं एक व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 300 मीटर तक पानी की डेप्थ में जा सकता है। इसका एंड्योरेंस 4 आवर्स का है, 4 घंटे का है। नेक्स्ट है, भारत ने वापस से एक हिस्ट्री क्रिएट की और भारत को पहली बार वर्ल्ड आर्चरी कंपाउंड इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। तो इंडियन वीमेंस कंपाउंड टीम विंस गोल्ड एट द वर्ल्ड आर्चरी। अब इस टीम के जो तीनों मेंबर्स हैं, जो तीनों आर्चर हैं, तीरंदाज से एसोसिएटेड हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। सो इंडियन वीमेन कंपाउंड टीम विन हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। तो भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप बर्लिन जर्मनी में हो रही थी। बेसिकली ये टूर्नामेंट जो है वो क्वालिफायर है फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। अब इसमें आप देखेंगे तो ज्योति सुरेखा, प्रणीत कौर और अदिति गोपीचंद इसमें शामिल थे। अदिति गोपीचंद स्वामी इसमें शामिल थे और इन तीनों की कंपाउंड टीम ने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आर्चरी में हासिल कर लिया है। इन्होंने मैक्सिको की टीम को डिफीट करने का काम किया है। ये है आज की लास्ट न्यूज। हम बात करने वाले हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेसिकली अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट का नाम है 75 एंडेमिक वर्ड्स ऑफ इंडिया। 75 एंडेमिक वर्ड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट किसने रिलीज की है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज डिस्कवर इन इंडिया आर एंडेमिक। लगभग 5% ऐसी हमारी पक्षियों की जातियां हैं जो कि इंडेमिक कैटेगरी में आती हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर रीजन्स ग्लोबली, और कहीं ये भारत के अलावा नहीं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने जो हमारी बर्ड की स्पीसीज को डिस्कवर किया है या उनके बारे में जो सर्वे किया है उनके बारे में हम बात करते हैं। सो इंडेमिक बर्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज टू होम 1353 बर्ड्स स्पीसीज। तो भारत में 1353 पक्षियों की प्रजातियां, बर्ड्स की स्पीसीज रहती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का 12.40% है। तो पूरे वर्ल्ड के 12.40% जो बर्ड की स्पीसीज हैं वो भारत में रहती हैं, जिनमें से 78 लगभग 5% ऐसी स्पीसीज है जो केवल और केवल भारत में पाई जाती है और इंडेमिक है। इनके जो घर है वो केवल और केवल भारत में ही है।
इसके अलावा कुछ स्पीसीज हैं जो बहुत लंबे समय से रजिस्टर नहीं की गई हैं, उनको देखा नहीं गया है बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से। तो यहाँ पर 3 स्पीसीज के बारे में बताया गया है जिनका कोई भी रिकॉर्ड हमको लंबे समय से नहीं मिला है। पहला है मणिपुर बुश क्वेल, इसे इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में। ये थ्रेटेंड स्पीसीज है और इसको लास्ट टाइम 1907 में देखा गया था। नेक्स्ट है हिमालयन क्विल, इसे क्रिटिकली इंडेंजर्स में शामिल किया गया है और इसको लास्ट टाइम 1876 में देखा गया था। नेक्स्ट है जैडन कोर्शर, ये भी एक क्रिटिकली इंडेंजर बर्ड स्पीसीज है, इसका भी लास्ट टाइम इसको देखा गया था 2009 में। मैक्सिमम जो अगर हम देखें कि बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, मैक्सिमम स्पीसीज कहाँ पर पाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। तो वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, लगभग 28। इसके बाद अंडमान निकोबार है, देन ईस्टर्न हिमालयन रेंज है, फिर सदर्न दक्कन प्लेट्यू है एंड सेंट्रल इंडिया है। अगर हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 1916 को 1 जुलाई 1916 को इसका फॉर्मेशन किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहली न्यूज, अच्छा मैंने आपको पहले भी एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बताया, इसलिए आज मैं नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हम जो ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्ट करते हैं चाइना से, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से, इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के मनिक शाह, इन्होंने लॉन्च किया है एक मैसिव वैक्सीन कैंपेन या कैचअप कैंपेन IMI 5.0 इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। नेक्स्ट है इराक। इराक 18th नंबर की कंट्री बन गई है जिसने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा को। ट्रैकोमा बेसिकली एक बैक्टीरिया से होने वाला आई इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसके कारण लोगों को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, वो अंधे भी हो सकते हैं। तो इराक 18th नंबर की कंट्री बन गया है अकॉर्डिंग टू द WHO, जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे केके मिस्त्री के बारे में। इन्हें साइरस पूनावाला ग्रुप में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, किस लिए, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द बैडमिंटन बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वालकॉम, आपको पता होगा स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है क्वालकॉम, इन्होंने सभी स्वाइन को अपॉइंट किया है एज अ प्रेसिडेंट इंडिया। क्वालकॉम इंडिया का प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया है। अब बात करेंगे मालाबार रिवर फेस्टिवल के बारे में। तो लगभग 10 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं मालाबार रिवर फेस्टिवल में, और 9th एडिशन इसका ओपन हुआ है केरला में। तो मालाबार रिवर फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, केरला में। कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है। नेक्स्ट है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि HDFC बैंक के जो CEO हैं जगदीशन, वो हाईएस्ट पेड बैंक CEO हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 23। नेक्स्ट, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द अम्ब्रेला कैंपेन चीयर फॉर इंडिया हैज लॉन्च अ शॉर्ट मूवी सीरीज हल्ला बोल। तो हल्ला बोल एक शॉर्ट मूवी सीरीज है जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है अंडर द चेयर ऑफ इंडिया, क्योंकि जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उसमें हमारे जो एथलीट पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशंस। नेक्स्ट है टुगेदर बी आर्ट, ये एक एग्जीबिशन है जिसकी शुरुआत बिहार म्यूजियम पटना में हुई है। क्लियर। अंत में बात करेंगे कुछ MCQ। पहला है उन्मेष एंड उत्कर्ष फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो MP भोपाल में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, आंसर हो जाएगा राजीव गौबा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में किसे दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया है मृणाल ठाकुर को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर है मनोज तिवारी जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है किस स्पोर्ट से, तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉक्सकॉन सब्सिडी लिंक inked a 1600 करोड़ डील विद विच स्टेट टू द सेटअप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो 1600 करोड़ रुपए की डील फॉक्सकॉन ने कहाँ पर की है, किस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जेवलिन थ्रो डे हमने कब सेलिब्रेट किया, तो 7 अगस्त को, ऑप्शन बी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले सेशन में करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।